अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू हिस्टोरिसिज्म लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा मेथड है लिटरेरी एनालिसिस का जिसके अंदर हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर फोकस किया जाता है। जिस टाइम में लिटरेरी टेक्स्ट जो था उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था या जिस टाइम उसको रिसीव किया जा रहा था। जो आम हिस्टोरिसिज्म ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म में हम देखें तो हम ये देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टेबल होता है और लिटरेरी वर्क के आसपास होता है, लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर हमें ये बात पता चलती है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है लिटरेरी टेक्स्ट के साथ। एक आम लफ्ज़ों में हम ये बताएं कि टेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं होता हिस्ट्री का, बल्कि वो टेक्स्ट के साथ पार्टिसिपेट करता है हिस्ट्री के अंदर और एक कल्चरल आर्टिफैक्ट होता है। यानी हिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है टेक्स्ट के साथ। तो ये है न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो जब एक वर्क लिखा जा रहा था तो उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, उस टाइम पॉलिटिकल हालात क्या थे, सोशल हालात क्या थे, ये सब कुछ हमें बताता है न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो ये जो मेन न्यू हिस्टोरिसिज्म सामने आया स्टीफन ग्रीनब्लेट के वर्क रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मूर टू शेक्सपियर इन 1982। अदर इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म के वो हैं जे.डब्ल्यू. लीवर, जोनाथन डॉलीमोर, हैरोल्ड एरम वीसर एंड एलन सिनफील्ड। ये जो थ्योरी थी ये रिएक्शन था रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट। अगर हम की आइडियाज़ का जिक्र करें तो मेन फर्स्ट आइडिया रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। न्यू हिस्टोरिसिस्ट इस बात को रिजेक्ट कर देते थे कि हिस्ट्री को आप ऑब्जेक्टिकली पढ़ें। ये बात हो ही नहीं सकता, ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे सब्जेक्टिव क्रिएचर हैं और वो अपने कल्चरल वैल्यूज़ के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये बात हो ही नहीं सकती कि ऑब्जेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है हिस्ट्री एज टेक्स्ट। न्यू हिस्टोरिसिस जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे लेटर्स, डायरीज, लीगल कोड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, इनको ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड और फैक्ट नहीं मानते, बल्कि ये एक ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि खुद सब्जेक्ट हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर कोई लेटर लिख रहा है 19वीं सदी में तो हमें ये जानना होगा कि उसकी सोच क्या है, कि हम एक बंदे का वर्जन पढ़ रहे हैं, क्या वो किसी दूसरे इंसान के बारे में बायस तो नहीं है, क्या उसके हक़ में तो बात नहीं कर रहा, क्या उसके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा। एक हिस्टोरिकल वर्क लिख रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो बातें कर रहा है तो क्या उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं है। यानी जो वर्जन हम पढ़ रहे हैं वो रियल नहीं है, हमें और वर्जन भी देखने चाहिए। टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री, जिस तरह हिस्ट्री एक किस्म का टेक्स्ट है तो लिटरेरी टेक्स्ट जो होते हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो कि पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं जिसमें वो लिखे गए होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई क्लियर कट डिफरेंस ही नहीं है हिस्ट्री और लिटरेचर का, दोनों टेक्स्ट हैं और दोनों उसी वक्त की प्रोडक्ट हैं। पावर एंड डिस्कोर्स, ये कंसेप्ट माइकल फूको के कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जो कि फ्रेंच थ्योरिस्ट थे। और न्यू हिस्टोरिसिस्ट ये बात मानते थे कि जो पावर है वो फैली हुई है पूरी सोसाइटी में, हर लेवल पर, हर गवर्नमेंट के हिस्से में और हर रूलिंग क्लास में। मिसाल के तौर पे एक अमीर आदमी अपने नौकर के साथ बात कर रहा है, उसकी बात में, उस अमीर आदमी की बात करने के तरीके में पावर झलक रही है। इसी तरह एक क्लार्क अगर किसी आदमी से बात कर रहा है, उसकी बात करने के तरीके में पावर जो है वो फैली हुई है। तो पावर सिर्फ़ और सिर्फ कहीं एक ख़ास जगह पे नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के अंदर डिफ्यूज़ हो चुकी है, फैल चुकी है। अच्छा, न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो थे वो एम्फसिस करते थे मार्जिनलाइज वॉइसेस के ऊपर। इनका जो फोकस था कि वो आवाज़ें, मिसाल के तौर पे वोमेन, जो गरीब लोग हैं, वर्किंग क्लास हैं, ये जो काले लोग हैं, इनकी आवाज़ जो दबाई जाती है, इनको वो सामने लाने की कोशिश करते थे। यानी इनका मेन फोकस उन वॉइसेस के ऊपर था जिनको अक्सर सुप्रेस कर दिया जाता है। फिर डायनामिक इंटरप्ले, हम ये बात कह सकते हैं कि जो लिटरेरी वर्क है और हिस्टोरिकल अकाउंट हैं, ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा
इन्फ्लुएंस होते हैं। और लिटरेरी वर्क और जो हिस्टोरिकल अकाउंट हैं ये आपस में इंटरप्ले करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिस कल्चर में ये अपीयर होते हैं। और ये शेप भी इनको मिलती है जिस कल्चर में ये होते हैं। अगर हम ये बात करें कि अगर हमारे पास एक लिटरेचर का एक पीस आ गया है, अब हम न्यू हिस्टोरिसिज्म में किस तरीके से उसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे वो उस टेक्स्ट को किस तरीके से देखें। सबसे पहले तो वो सिचुएट करेंगे, वो इस बैकग्राउंड में जाएंगे कि उस टाइम इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इश्यूज़ कौन से थे जब ये टेक्स्ट लिखा जा रहा था। इवन कि वो दूसरी किताबों को भी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे विक्टोरियन नावल है तो वो विक्टोरियन एज को स्टडी करेंगे कि विक्टोरियन एज में कौन कौन से हालात चल रहे थे जब ये टेक्स्ट लिखा गया। फिर फोकस होगा पावर रिलेशंस पर। न्यू हिस्टोरिसिस जो थे ये एम्फसाइज करते थे कि पावर स्ट्रक्चर किस तरीके से टेक्स्ट के अंदर ऑपरेट कर रहा है और कल्चर के अंदर, जिस कल्चर में ये प्रोड्यूस हुआ है, कौन बंदा कंट्रोल में है, कौन सुप्रेस हो रहा है, किस तरीके से क्या ये सारी चीज़ें टेक्स्ट के अंदर रिप्रेजेंट हो रही हैं। इंटरटेक्सचुअलिटी, ये न्यू हिस्टोरिसिस एक लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करते थे दूसरे टेक्स्ट के साथ भी, कि दूसरे टेक्स्ट में जो लिखे जा रहे थे उस वक्त में, आया जो इस टेक्स्ट में बात हो रही है क्या दूसरे किसी टेक्स्ट में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है। वो एनालाइज करेंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स को, मेडिकल पैम्फलेट्स को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। अब हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं टैक्स की सर्टन ग्रुप्स की, जहाँ पर स्पेशल फोकस किया जाता है एक ग्रुप में जिसको अक्सर ऑप्रेस किया जाता है, इस पर भी इसको क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया उस वक्त में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ये चीज़ भी एनालाइज होगी। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट एक वर्क को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे उनके सामने शेक्सपियर का ड्रामा आया है मैकबेथ, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये ड्रामा है एम्बिशन के हवाले से और वो ये देखेंगे कि उस टाइम पॉलिटिकल एंजाइटीज़ कैसी चल रही थी, जैकोबियन एरा में क्या सोशल अनसर्टेनिटीज़ थी। मिसाल के तौर पे जो प्ले के अंदर चीज़ें दिखाई गई हैं बादशाह को गिराने की और नया बादशाह आने की, क्या उस टाइम भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिबिलियन का वक्त था। वो इस बात को कनेक्ट करेंगे कि प्ले के अंदर जो डिपिक्शन है विच क्राफ्ट की, क्या ये उस टाइम भी इस तरह के खौफ मौजूद थे या क्या उस टाइम भी ये सब कुछ प्रैक्टिस हो रही थी। अगर वो विक्टोरियन नावल को न्यू हिस्टोरिसिस एनालाइज करेंगे तो वो ये देखेंगे कि क्या जो सोशल इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज़ विक्टोरियन एज में भी थी, क्या जो नावल है वो क्लास डिवीज़न, वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलाइजेशन और ये जो चाइल्ड लेबर है और जो पॉवर्टी है लंदन की, ये सारी चीज़ें क्या उस टाइम भी मौजूद थी। तो वो इस तरीके से एक वर्क को पहले सिचुएट करेंगे हिस्ट्री में से। अगर एक मॉडर्न पोएम को अगर एक न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक एनालाइज कर रहा है तो वो ये देखेगा कि ये किस तरीके से ये जो पोएम है न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, सेंस ऑफ कल्चरल ब्रेकडाउन और सोशल फ्रेगमेंटेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं मॉडर्न एज के करेक्टरिस्टिक्स, क्या ये इस पोएम के अंदर मौजूद हैं या जिस एज में ये पोएम लिखी जा रही है तो उस एज के जो बैकग्राउंड था, कॉन्टेक्स्ट था, क्या वो सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। तो जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ये कम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर है रिलेशनशिप की, लिटरेचर और हिस्ट्री की। और ये हमें बताती है कि जो लिटरेचर है वो हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है जिस तरीके से हिस्ट्री लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करती है। जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट हैं वो लिटरेरी वर्क को सिंपली आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट नहीं कहते कि ये सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट है। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं अपने अंदर और ये एक मेन रोल प्ले करती हैं पास्ट को बनाने में।